तो क्वेश्चन कम ही चैप्टर है लेकिन बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और नेक्स्ट जो है फिर सारे चैप्टर बहुत बड़े इसी सीक्वेंस में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन और ऑलमोस्ट इन सारे चैप्टर से 3-3 4-4 क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट इन सारे चैप्टर से 3-3 4-4 क्वेश्चन होते हैं, यही बस जिनके ये 5 चैप्टर हैं, बड़े बड़े चैप्टर हैं, एक एक चैप्टर में बहुत है ना। तो और क्लास 11th का जो इन सबको पढ़ाने के बाद लास्ट में क्लास 11th का जो आपका बचा हुआ है कौन सा रीडिंग एंड एक्सचेंज। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे। देखो पहले जो है ना एक और चैप्टर था जो कि हटा दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कौन सा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि अब नीट से मतलब एनसीईआरटी से ही डिलीट कर दिया है। रिप्रोडक्शन इन ये बहुत बेसिक चैप्टर था, पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने किया है, और थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए था। पूरा बेसिक है, सारे एनिमल प्लांट सबका एक बेसिक आइडिया दिया है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन सारी बात दिया है। तो ये तो चैप्टर हटा दिया खैर इस चैप्टर, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी का जब बुक खोलोगे ना तो उसमें एक तो पहले पेज पे कुछ बात दिया हुआ है और उसके बाद पंचानन माहेश्वरी के बारे में कुछ लिखा है, ठीक है ना। पंचानन माहेश्वरी के बारे में लिखा है सबसे पहले पेज पे। हाँ पंचानन माहेश्वरी का है ना, फोटो बना हुआ, ठीक है ना। क्या जानते हो पंचानन माहेश्वरी के बारे में, नाम सुना है, पहली बार सुन रहे। एनसीईआरटी की बायो की बुक सबसे पहले इन्हीं के रिपोर्ट से आया था। लास्ट लाइन पढ़ो पंचानन माहेश्वरी का, लास्ट लाइन पढ़ो। एनसीईआरटी की बुक जो है सबसे पहले बायो की इन्हीं के रिपोर्ट से पब्लिश हुआ था 1964 में ना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आप ये मत सोचना कि देखो कोई बात एनसीईआरटी में अगर कहीं पे है ना, चलो तो आप लोग जो है यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली आप लोग उन दोनों पेज को पढ़ना, वो बोटनी वाले सर का पंचायत पूरा बोटनी की बात है, तो उसको पढ़ लेना खुद जरूर। मैं पंचानन महेश्वरी के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ लेना। नहीं समझ में आएगा तो मैं किसी दिन बता दूंगा, उसमें कोई ऐसा बात नहीं है, खुद से पढ़ सकते हो। उसमें उनका पूरा हिस्ट्री सिविल जोग्राफी दिया है कि कब पैदा हुए, कहाँ से पढ़ाई किया, उन्होंने किस किस फील्ड में काम किया है, ठीक है ना। तो वो बोटनी की चीज़ है बेसिकली, ही वाज अ ग्रेट बोटनिस्ट, ठीक है ना पंचानन महेश्वरी। तो आप लोग उसको पढ़ लेंगे एक बार। अब हम लोग डायरेक्टली शुरू करेंगे किसको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। किसको शुरू करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या हो गया इसको देखिए देखिए। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये स्टार्ट कीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे, किससे रिलेटेड बात करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो भाई सबसे पहले आप सबने आई थिंक कि 6 क्लास से रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया। बात इज रिप्रोडक्शन थोड़ा सा बता दीजिए आप सबको। इसमें कौन कौन नया बच्चा है, थोड़ा खड़े हो जाओ भाई, कल देखिए कौन कौन से जो अभी 12th में ज्वाइन किया है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 12th में कौन कौन ज्वाइन किया है। इनमें से कौन अदर देन एएमयू है,
जो नए ज्वाइन कर खड़े हो जाओ, अदर देन एम, बाकी सब एम में खड़े हो जाओ यार, खड़े 2 पैर पे खड़े हो सकते हो, खड़े हो जाओ। आप लोग एम में नहीं हो, कोई बात नहीं, ठीक है भाई जी। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, आप लोगों ने 6 क्लास से पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, देखो ये 2 वर्ड से बना है, री एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या था, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है कि नहीं सामान का, फैक्ट्री में सामान का प्रोडक्शन होता है कि नहीं रे, क्योंकि फैक्ट्री में क्या होता है, मान लो ये पेन बनाने की एक फैक्ट्री है, तो उसमें लगातार पिछले 20 साल से पेन बन रहा है, अगले 20 साल तक, 20 साल तक, 50 साल तक, 100 साल तक पेन बनता रहे, ठीक है ना, तो उसको प्रोडक्शन कहते हैं। वैसे ही लिविंग बीइंग अपने जैसा ऑर्गेनिज्म को पैदा करता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ यंग वन सिमिलर टू एग्जिस्टिंग फ्रॉम लिविंग बीइंग इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा रिप्रोडक्शन का, और री टर्म इसलिए क्योंकि ये बार बार लगातार होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ यंग वन सिमिलर टू existing living being described as reproduction, reproduction of young ones similar to existing living being described as reproduction। अगर रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग नहीं करे तो क्या हो, मान लो आज से मैंने कहा सब इंसान रिप्रोडक्शन बंद करो, पूरी दुनिया के लोगों ने मेरी बात मान ली, तो क्या होगा, मेरी बात समझ रहे हो, मैंने कहा किसी को आज के बाद रिप्रोडक्शन नहीं करनी है, मैं मान लो अमेरिका का प्रेसिडेंट जैसे पागल हो गया हुआ है, नहीं मैं एक पागल इंसान हूँ लेकिन बहुत पावरफुल हूँ, ठीक है ना, पागल से कम नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, तो और सब लोगों ने मेरी बात मान ली, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, उसका नाम क्या है, मिनी आतिफ आएगा, मिनी आतिफ नहीं आएगा तो क्या होगा, आज से 80-90 साल के बाद दुनिया में एक भी इंसान दिखेगा, एक भी इंसान दिखेगा, तो रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ, को हम क्या कहते हैं, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, हम क्या कहते हैं, यही इसका सिग्निफिकेंस। अब देखो आपने सुना होगा ना बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, ये बात आपकी एनसीईआरटी में है, पहले पेज पे जो पंचानन महेश्वरी है ना उससे पहले वाले पेज पे लिखा हुआ है, ये बात हम बता रहे हैं। फिर भी आपने सुना होगा बहुत सारे लिविंग बीइंग एग्जिस्ट हो गए और बहुत सारा नियर टू एक्सटिंक्शन है डिस्पाइट डूइंग रिप्रोडक्शन, क्यों, हाँ बताइए, नहीं बहुत सारे, देखो आर्की बैक्टीरिया का नाम सुना है, आर्की बैक्टीरिया का नाम सुना है, आर्की बैक्टीरिया 3.8 बिलियन ईयर्स से उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन प्रोडक्शन तो हुआ नहीं, आपका आंसर सही है कि गलत है, आर्की बैक्टीरिया 3.8 बिलियन, मतलब 3.8 बिलियन ईयर का मतलब समझ लो 3.8 इंटू 10⁻9 ईयर्स, इतना साल से उसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ लेकिन एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, फिर बताओ तो क्यों एक्सटिंक्ट होता है कोई ऑर्गेनिज्म, आपने सुना होगा जरूर कि डायनासोर आप सबका फेवरेट, बच्चों में खास करके यंग वन, अब तो खैर आप यंग वन नहीं है आप तो टीनेजर हैं, आज से 5 साल पहले आप लोगों को डायनासोर का बहुत क्रेज रहा होगा, 5-7 साल पहले, अप टू 7-6 तक, और फिर किसी और चीज़ का क्रेज हो जाता है, हाँ क्यों 6-7 तक डायनासोर का क्रेज रहता है, उसके बाद किसी और चीज़ का क्रेज हो जाता है, हाँ भाई तो डायनासोर का एक्सटिंक्शन हो गया, क्या डायनासोर ने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, नहीं, फिर एक्सटिंक्शन कैसे हुआ, एक्सटिंक्शन का 2 मेन कॉज है, नेचुरल डिजास्टर और दूसरा लिखा हुआ है पहले पेज पे, आप एनसीईआरटी का बुक खोलो
और देखो पहले पेज पे लिखा हुआ है, सबसे पहले पेज पे 95 मसूरी से पहले वाले पेज पे एक्सटिंक्शन के दो कॉज हैं, एक है नेचुरल डिजास्टर, दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक एक्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है, वाई स्पीसीज extincted despite doing this. तो क्या भाई, इसका आंसर है तो एक तो नेचुरल डिजास्टर, या डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर समझते हो, और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक, नेचुरल डिजास्टर और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या हुआ, देखो डायनासोर कैसे खत्म हुआ, कुछ कहानी मालूम है? हाँ बताओ बताओ तुम। कॉमेट्स, कॉमन लगा दिया। अच्छा, इन्होंने कहा ऊपर से कुछ सेलेस्टियल बॉडी जिसको स्टार टाइप का, स्टार पुच्छल तारा जिसको कहते हैं, वो आया जमीन से टकराया और सारा डायनासोर उसी में मर गया, बाकी सब बच गया, खाली डायनासोर ही क्यों मरा भाई, इतना पार्शियलिटी क्यों है? चलो इनका लॉजिक सही है, और भी रीजन है, आपको पढ़ना है, इवोल्यूशन में पढ़ना है कि हाउ डायनासोर एक्सटिंक्टेड, इवोल्यूशन में पढ़ना है, ठीक है ना। एक रीजन ये भी कहा जाता है कि सेलेस्टियल बॉडी आके टकराया, जैसे कि कॉमेट्स जिसको पुच्छल तारा कहते हैं वो टकराया, और भी दूसरे बहुत सारे थ्योरीज हैं, ठीक है ना। दूसरा है, हाँ बोलिए कुछ कहना चाह रहे हैं। ना ना, देखो जिस चीज़ का कहीं कोई लिंक नहीं हो चीज़ को बोलना ठीक नहीं, जैसे कि अभी बात हो गई फॉसिल फ्यूल, तो क्या है भाई, वो फॉसिल फ्यूल बनाने के लिए थोड़े एक्सटिंक्ट हुआ। और मैं आपको बताऊं, पेट्रोल, डीजल या कोयला, ये सब ज़्यादातर प्लांट्स के रिमेनेंट से बना है, बाकी एनिमल के रिमेनेंट, समझ रहे बात को, ठीक है ना। तो नेचुरल डिजास्टर एक रीजन है जिसकी वजह से भाई बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्टेड हुए हैं। दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, यही दो पॉइंट दिया है एनसीईआरटी में, और भी रीजन है लेकिन एनसीईआरटी में यही दो पॉइंट दिया है, तो हमें एनसीईआरटी की बात को ही याद रखना है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब क्या होता है, इंसान का करतूत, इंसान के करतूत की वजह से कोई स्पेसिफिक स्पीशीज खत्म हो गया, इसको क्या कहते हैं, हमने देखो क्या किया, मान लो सब इंसान एक साथ पूरी दुनिया में, इमेजिन करो बहुत मच्छर है, सब इंसान ने एक साथ कछुआ छाप मच्छर मार जला दिया, इमेजिन करो, और सब इंसान ने 10-10 चलाया और इसकी वजह से पूरी दुनिया का मच्छर खत्म हो गया, तो ये कौन सा एक्शन कहलाएगा। तो कोई भी स्पीशीज जब एक्सटिंक्ट होता है इंसान के करतूत की वजह से, उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपो। ये वर्ड कई बार आएगा आपको पूरी एनसीईआरटी बुक में। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का मतलब होता है एक्शन मेड बाय ह्यूमन। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, और इंसान के करतूत की वजह से बहुत सारे, आपने नियर टू एक्सटिंक्शन है कौन सा, गिद्ध, क्यों, इंसान ने डीडीटी का छिड़काव किया, और डीडीटी का छिड़काव से क्या हुआ ना, गिद्ध के बॉडी में डीडीटी का बॉडी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया। अब जब उसका अंडा जो होता है वो अंडा वो देता है, लेकिन अंडा देते ही वो फूट जाता है, इसीलिए ऑलमोस्ट नियर टू एक्सटिंक्शन है, और हो सकता है अगले 20-25 साल में गिद्ध पूरी तरह से खत्म हो। ये कौन सा एक्शन है, एंथ्रो, इंसान कर रहा है, हम ये नहीं पूछ रहे कि मैंने क्या कहा, नॉन सिग्निफिकेंस बात मत बोलो, यहाँ पे हम बायोमैग्निफिकेशन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन को समझा रहा हूँ कि इंसान ने डीडीटी का छिड़काव किया, चूहा ने तो किया नहीं, कुत्ता ने तो किया नहीं, बिल्ली ने तो किया नहीं, एप्स ने तो किया नहीं, लेकिन उसकी वजह से गिद्ध खत्म हो रहा है, तो ये कौन सा एक्शन कराएगा, एंथ्रोपोजेनिक। तो इंसान क्या कर रहा है, जंगल की कटाई कर रहा है, अब जंगल की कटाई कर रहा है तो बहुत सारे स्पीशीज जो जंगल में रहते थे अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो ये कौन सा एक्शन हो गया, इसीलिए आपको जो डिफरेंट नेशनल पार्क्स जो बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए, ताकि इंसान वहाँ पे कटाई नहीं करे जंगलों की, और बहुत सारे हमारे स्पीसीज प्रिजर्व रहे हैं। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस स्पीसीज, है ना, इंसान के काम के करतूते की वजह से बहुत सारा स्पीसीज खत्म हुआ है। तो ये तो बात हो गई रिप्रोडक्शन की, एक बहुत छोटा सा बात है जो हमारे बुक में दिया है, और यू मस्ट नो दिस थिंग, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो
वीमेन जो है आप सबको मालूम है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है। क्या एनिमल असेक्सुअली भी होता है रिप्रोड्यूसिंग? बताओ, क्या एनिमल असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है? बताइए कौन सा एनिमल, आप बताइए। हाँ हाँ, सोचिए। और कोई? एक घबराना नहीं है, रिलैक्स रहना है क्लास में। क्या इतना तुम दर्द लग रहे हो बेटा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नहीं भाई, कहाँ के हैं आप? लखनऊ के? लखनऊ के लोग तो बड़ा शांत होते हैं, आपको इतना दरे दरे घबराए घबराए लग रहे हैं। आराम से बोलिए, घबराइए मत, आराम से। कोई आप ना ट्रेन छूट रहा है ना गाड़ी छूट रही है पूरा। हाँ बताइए भाई, आप सबको तो मालूम है ना? हाँ, और बहुत सारे हैं। पॉरीफेरा में भी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिलेंड्रेटा में भी होता है, इनोफोरा में नहीं होता है, प्लेटिहेल्मिन्थ में भी होता है, एस्केल्मिन्थ में नहीं होता है, एनलिडा में होता है, आर्थ्रोपोडा में नहीं होता है, मोलस्का में भी नहीं होता है, एकाइनोडर्माटा में होता है, हेमिचोर्डाटा में होता है। ठीक है ना? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है, लेकिन एनिमल्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट द मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेनली कौन सा मोड होता है आपसे? वुमेन में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सारे कॉर्डेटा में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सारे कॉर्डेटा में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन क्या है? तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स है। और सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स को लाइफ स्पान को, लाइफ स्पान का मतलब, लाइफ स्पान का मतलब क्या? बर्थ से डेथ के बीच में जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? लाइफ स्पान। तो ह्यूमन के लाइफ स्पान को, जो कि नॉर्मली कितना होता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है, लेकिन जब हम लाइफ स्पान करते हैं तो उसमें दो होता है, एक एवरेज लाइफ स्पान, एक मैक्सिमम लाइफ स्पान। तो मैक्सिमम लाइफ स्पान ह्यूमन में माना जाता है 100 ईयर्स, और एवरेज जो है ना इट वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे हमारे देश में एवरेज लाइफ स्पान क्या है? 70 टू 75। जापान में क्या है? 85। ठीक है ना? यूएस में क्या है? 82। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग लाइफ स्पान एवरेज होता है। ठीक है ना? लेकिन मैक्सिमम इंसान का लाइफ स्पान जनरली 100 ईयर्स होता है। कुछ लोग 110 साल भी जी जाते हैं, कुछ लोग 115, लेकिन इन जनरल 100 ईयर्स माना जाता है। अब जो लाइफ स्पान इंसान का या किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स का जो लाइफ स्पान है, उसको हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप में? लाइफ स्पान को 3 पीरियड में। कौन कौन सा? 3 प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। 3 फेजेस में हम लोग ह्यूमन के लाइफ स्पान को डिवाइड करते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। कितना? 3 फेज में, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से 12 से 13 साल तक उसके बॉडी में कोई भी ऐसा चेंज नहीं होता जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन कर सके। 12 से 13 साल तक के फेज को हम क्या कहेंगे? 12-13 साल से बच्चा और बच्ची में, 14 साल से लड़कों में जनरली, जो में 12-13 साल से क्या होता है, उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का फॉर्मेशन, स्पर्म का मेल में फीमेल में, स्पर्म और ओवा, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis बनना शुरू होता है। अब फीमेल में क्या होता है? oogenesis 12-13 साल के एज में शुरू होता है, और 50 साल के एज में, 50 साल के बाद वो अगले 80 साल तक जिंदा रहती है, तो अगला 30 साल क्या कहलाएगा? पोस्ट। क्या कहलाएगा? मेल में क्या होता है? मेल में जैसे कि एक मेल का रिप्रोडक्शन स्पर्मेटोजेनेसिस से स्टार्ट हुआ कब? 14 साल में या 13 साल में। उसके बाद उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस 55-60 साल तक तो खूब सारा होता है, ठीक ठाक होता है। उसके बाद डिक्लाइंड इन स्पर्मेटोजेनेसिस, पहले मान लो ज्यादा होता था, अब कम हो जाए, लेकिन अभी भी वो रिप्रोडक्शन कर सकता है। मेल, फीमेल मेल कैन रिप्रोड्यूस इवन एट द एज ऑफ 80, इवन एट द एज ऑफ 90, लेकिन उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, रेट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस बिकम वेरी वेरी लेस। तो जनरली हम लोग वीमेन के केस में प्री रिप्रोडक्टिव फेज किसको मानते हैं? मेल के केस में अप टू 13 to 14,
फीमेल के केस में अप टू 11 टू रिप्रोडक्टिव फेज, मेल के केस में अप टू 60 ईयर, लेकिन अप टू 50 आफ्टर 60 ईयर्स। हालांकि रिप्रोडक्शन अभी भी होता है, लेकिन उसको हम पोस्टरेटिव फेज में रख देते हैं आफ्टर 50। एक यहाँ पे याद रखने वाली बात है, मेल कैन रिप्रोड्यूस इवन एट द एज ऑफ 70, 80, 90। तो मेल में ये तीनों फेज वेल डिफाइंड नहीं है, वीमेन मेल में प्री और रिप्रोडक्टिव तो है, लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज वेल डिफाइंड नहीं है फीमेल में। लेकिन फीमेल में क्यों? क्योंकि फीमेल जो है 50 साल के बाद चाहे कुछ भी कर ले, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, क्योंकि oogenesis कंप्लीटली स्टॉप हो जाए, ओवा का बनना कंप्लीटली। तो एक फीमेल 50 साल के बाद मां नहीं बन सकती है, लेकिन एक मेल 70 साल, 75 साल, 80 साल और 90 साल के एज में भी बाप बन सकता है। तो मेल के केस में ये तीनों फेज डिस्टिंक्ट नहीं है। समझ रहे मेरी बात को? आपसे पूछा जाए कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज इज वेल डिफाइंड इन फीमेल और मेल, बोलो फीमेल और मेल। मेल, तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा, लिख लीजिए आप चाहें तो इस बात को कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज and post-productive phase well defined in बोलो इसमें, but not in मेल में। इन दोनों में डिस्टिंक्शन नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन जनरली हम लोग पोस्ट प्रति फेज को एक नाम और देते हैं, सेनेसेंट फेज। कौन सा फेज कहते हैं? सेनेसेंट, मतलब बुढ़ापा वाला एज, हम लोग सेनेसेंट फेज, ठीक है ना। और इसके इस देखो, इस दौरान हम लोग क्या काम करते हैं? बायोलॉजिकली हम लोग का 2 वर्क, हम लोग नहीं, हर एक लिविंग बीइंग का 2 वर्क। कौन कौन से बता? 2 वर्क बायोलॉजिकली लिविंग बीइंग के 2 तरह के वर्क होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, एनीवन एल्स? बायोलॉजिकली हर एक लिविंग बीइंग का सिर्फ 2 ही वर्क। बाकी पढ़ाई लिखाई जो है ना, ये सब उसी में आता है, वेजिटेटिव वर्क, रिप्रोडक्टिव वर्क। कौन सा वर्क? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव का मतलब हुआ रिप्रोडक्शन के अलावा जो भी काम करते हो वो सब वेजिटेटिव वर्क। तो 2 तरह का वर्क है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव वर्क का मतलब रिप्रोडक्शन करना, वेजिटेटिव उसके अलावा जो भी काम करते हो वो सारे कौन से वर्क हैं? वेजिटेटिव। पढ़ते भी हो, ये कौन सा वर्क है? ठीक है ना। तो बायोलॉजिकली आपकी जिंदगी का सिर्फ मकसद क्या है? आप पैदा हो, पैदा होने के बाद रिप्रोडक्शन के लिए तैयारी करो, खूब सारा बच्चे पैदा करो बायोलॉजिकली, अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशन एंड अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल पॉइंट यू मस्ट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना, खूब सारे बच्चा पैदा करो, उसके बाद बूढ़ा हो जाओ, बुढ़िया हो जाओ, फिर मर जाओ। यस, बायोलॉजिकली यही काम है लिविंग बीइंग का। बायोलॉजिकली अब बताओ, इंसान के अलावा कोई और जानवर इसके अलावा कुछ और काम करता है? किसी और जानवर की बात बताओ भाई। वो खाता पीता है, जवान होता है, बच्चे पैदा करता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। किसी भी वाइल्ड एनिमल के बारे में सोचो, कोई भी वाइल्ड, टाइगर, लाइफ, एलिफेंट, कुछ भी, लायन, कुछ भी, क्या करता है भाई? बच्चा रहता है, फिर जवान होता है, बच्चे पैदा करता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, बुढ़िया होता है, मर जाता है। तो बायोलॉजिकली लिविंग का क्या काम है? ये। तो हम लोग अपने लाइफ में एक्सेसरीज के लिए इतना पढ़ाई लिखाई मैक्सिमम फोकस की, वो सब काम छोड़ छाड़ के, क्यों? कि हमें अच्छी लाइफ, एसी चाहिए, बड़ी सी गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक है ना, बैंक बैलेंस चाहिए। बायोलॉजिकली ये बताओ, इंसान के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म ये काम करता है? इंसान के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म ये काम करता है? हाँ, उसको तो बस खाना मिल जाए एक टाइम का, जिस टाइम पे भूख लग रहा है उस टाइम पे खाना मिल जाए, बस। उसके अलावा वो कुछ नहीं करता है। अदर देन ह्यूमन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये नहीं होता है फ्यूचर के लिए
रखता है, उसको ये बैंक बैलेंस रखना है, उसको ये मर्सिडीज ड्राइव करनी है, ऑडी ड्राइव करनी है, BMW ड्राइव करनी है, बड़ा बड़ा बंगला बनाना है, एक नहीं कई सारे महल बनाने हैं। इंसान के अलावा कोई और करता है काम, और इंसान फालतू में परेशान है, जबकि इंसान भी क्या है, एक सोशल एनिमल ही तो है यार। उस वजह से जो इंसान इस बात को समझ लेता है कि हमारा यही वर्क है, बाकी सब एक्सेसरी है, जीने के साधन है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, तो वो इंसान काम रहता है, कूल रहता है, टेंशन में नहीं आता है, स्ट्रेस में नहीं आता है। और जो इंसान समझ लेता है कि नहीं यार, बहुत बड़े बंगले हो, बहुत बड़ा गाड़ी हो, बहुत घर हो, बहुत सारे बैंक बैलेंस हो, वो परेशान है। तुम लोग को ये बात अच्छे से समझ लेना है, कूल रहो, तुम्हारा सिर्फ यही काम है। बाकी हाँ, पैसा इतना होना चाहिए कि आपकी लाइफ एक स्मूथ गुजरे, लाइफ में इतना। अब बैंक बैलेंस करके करोड़ रुपया कमा के, ये बात आपका पर्सनल डिजायर है, करो तो करो, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप करो कुछ भी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर रेस्ट। ये नहीं कि आप उसके लिए बेचैन हो जाओ, सुसाइड कर लो कि ये नहीं मिला तो हम सुसाइड कर लेंगे, नहीं सिलेक्शन होगा तो छत से कूद जाएंगे या छत के ऊपर कूद जाएंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपको रेस्ट यार जो मिलेगा ठीक है। तो आपको प्री रिप्रोडक्टिव फेज, प्रोडक्टिव देखो, अब जैसे कि आप सब अभी रिप्रोडक्टिव फेज में, आज से 4-5 साल पहले आप सब किस में थे, प्री रिप्रोडक्टिव फेज में थे। ये अलग बात है कि आप लोगों में से कोई अभी रिप्रोडक्टिव इवेंट नहीं, मतलब रिप्रोडक्टिव इवेंट बायोलॉजिकली तो हो रहा है आपके बॉडी में, लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर रहे। प्रोडक्टिव इवेंट्स आपके बॉडी में क्या बायोलॉजिकली हो रहा है, आप सबके, तो लड़के जो है उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, लड़कियों में क्या हो रहा है। और प्री रिप्रोडक्टिव फेज में आपने क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के लिए तैयारी किया। तो एक फेज से दूसरे फेज, दूसरे फेज से तीसरे फेज में ये जो ट्रांजिशन होता है, ये मेनली किस पे डिपेंडेंट होता है। भाई देखो, जैसे मैं हूं, अभी मेरी एज 44 है, ठीक है, मैं शायद 14 ईयर्स के एज में मेरे अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट शुरू हुआ होगा, अगले 16-17 साल तक टिक टाइम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स चलता रहेगा, उसके बाद मैं सेनेसेंट फेज में आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये बताओ, एक फेज से दूसरे फेज में, दिस फेज से दिस फेज में, इस फेज से इस फेज में जो ट्रांजिशन होता है, क्या होता है, जो ट्रांजिशन होता है, उस ट्रांजिशन को इस फेज से इस फेज में, इस फेज से इस फेज में जो ट्रांजिशन होता है, ये ट्रांजिशन किस पे डिपेंड होता है मेनली, हॉर्मोन्स। वेरी गुड, वेरी गुड। एक फेज से हर एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स या प्लांट्स में ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज, फ्रॉम टू अनदर फेज मेनली डिपेंड्स अपॉन, लिख लो ये बात, जब आप लोग गायनिक मेडिकल कॉलेज में जाओगे और गाइटन की फिजियोलॉजी पढ़ोगे, तो वहां पे इंडोक्राइन सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ दिया है, इसी वजह से दिया है क्योंकि आपके बॉडी में पूरा रिप्रोडक्शन किस पे डिपेंडेंट है, हार्मोन। तो लिखेंगे एक लाइन, ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू, वन रिप्रोडक्टिव फेज टू, वन फेज टू रिप्रोडक्टिव फेज मतलब वन फेज टू another phase mainly depends on, mainly depends upon hormones, mainly depends upon transition from one phase to another phase mainly depends upon, किस पे डिपेंड करता है, इसके अलावा किसी और चीज पे ये डिपेंड करता है। ट्रांजिशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज मेनली डिपेंड्स अपॉन हार्मोन, तो डिपेंड करता है बेटा हार्मोन, ठीक है ना। तो जैसे कि एक 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल के लड़के में या लड़की में, लड़कों में कौन सा हार्मोन नहीं देखा जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों में कौन सा नहीं देखा जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। लेकिन जैसे ही वंस ही और सी इंटर इनटू रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बॉडी में एबंडेंट क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देखा जाना, इस पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे इससे इसमें इंटर करेगा तो अगेन लड़कों में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी, लड़कियों में किसकी कमी हो जाएगी, कमी नहीं, बहुत ऑलमोस्ट डेफिशिएंट हो जाता है, किसके, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। किस पे डिपेंड कर रहा है, इस फेज में आपके बॉडी में लड़कों में कौन सा हार्मोन बहुत सारा होगा, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, और लड़कियों में क्या होगा, एस्ट्रोजन और, ये बात याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं।
तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में आप लोग बेसिकली रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयारी करते हो। रिप्रोडक्टिव फेज में वो काम शुरू, अभी आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हो, आप लोग प्री मेडिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो। वंस यू क्वालिफाई यू आर इन द मेडिकल, वंस यू क्वालिफाई यू आर इन द मेडिकल, और उसके बाद पोस्ट मेडिकल कॉलेज होगा। प्री मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पोस्ट मेडिकल होगा कि नहीं होगा? अभी आप लोग कौन से कॉलेज में हो? प्री मेडिकल कॉलेज। फिर कौन से में जाओगे? मेडिकल। और फिर उसके बाद जब वहां से निकल जाओगे तो कौन से स्टेज में जाओगे? पोस्ट। वैसे ही हमारी लाइफ भी है। हमारी लाइफ क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज है ना, पोस्ट। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए तैयारी करते हैं, और रिप्रोडक्टिव फेज में जब हमारे बॉडी में, जैसे लड़कों में एंड्रोजन या एस्ट्रोजन, एंड्रोजन बहुत सारा, फिर लड़कियों में एस्ट्रोजन, मेनली एंड्रोजन के कोर्सपोंडिंग एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन बहुत सारा। तो रिप्रोडक्टिव फेज में मेल में एंड्रोजन उसको रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार करता है, और फीमेल में एस्ट्रोजन। इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं? सेक्स हार्मोन। क्या कहते हैं? तो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए आपको तैयार कर। तो पूछा जाए सेक्स हार्मोन कौन से हैं, आप कहेंगे सेक्स हार्मोन मेल में, और मेल में होगा टेस्टोस्टेरोन और बिग एंड्रोजन, हालांकि दोनों में कुछ डिफरेंस है, वो बात करेंगे अभी आप। और फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है तो मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाह रहा हूं। सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय गोनैड्स और अदर देन गोनैड्स। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछा हूं, इंडोक्राइन सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं पूछ रहा हूं सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड गोनैड्स, other structure also destroyed cell nature for new strains derived from cholesterol आंसर क्या होगा? और न्यू स्ट्रेन के लिए, चूंकि आप लोगों ने पता नहीं क्या पढ़ा है, आई डोंट नो, लेकिन इसका आंसर होगा और। बताओ भाई, टेस्टोस्टेरोन कहाँ से पैदा होता है अदर देन टेस्टिस? एड्रिनल कॉर्टेक्स या एड्रिनल मेडुला? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एस्ट्रोजन और कहाँ से पैदा होता है? मैं आपसे पूछूं, ये सोर्स का सोर्स हम पूछें आपसे, तो कहाँ कहाँ से इसका सोर्स है बताइए? बोलो, टेस्टोस्टेरोन का सोर्स कहाँ कहाँ से? बोलो कहाँ कहाँ से? हम्म, बोलो सोर्स इसका कहाँ कहाँ से? एक तो टेस्टिस, दूसरा इनर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो आप ये लिखेंगे, सोर्स में इसके लिखेंगे टेस्टिस एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। हाँ जी, आतिफ याद है इनर मोस्ट लेयर ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या कहते हैं? वेरी गुड, उनको याद है, गुड। जो ना, ये वेजिटेटिव वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं, गुड। जब पढ़ाई कर रहे हैं वेजिटेटिव वर्क का मतलब, ठीक है ना, यही करो तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अब आप बताओ सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन। हाँ भाई, कहाँ कहाँ से? एक तो ओवरीज से, ई लगा लो, टेस्टिस में ई लगा लो, करेंगे। हाँ बताओ, ओवरीज से और एड्रिनल कॉर्टेक्स,
कहाँ से? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और कहाँ से? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही, एड्रिनल कॉर्टेक्स और कहाँ से? बोलो भाई, प्लासेंटस, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन का सोर्स ओवरीज एंड प्लासेंटा, ओवरी एंड, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बेसिक बात है, वेरी बेसिक थिंग। अब देखो, रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान जो इंसान के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, चाहे मेल और फीमेल में जो भी चेंजेस होता है, उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव इवेंट? एक टर्म है एनसीईआरटी में, कौन सा इवेंट? रिप्रोडक्टिव इवेंट। लिख जाइए, हो गया ये। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या होता है? बोलो भाई, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव इवेंट? तो लिखेंगे ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। कौन से फेज? ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्शन, the events known as the events or oblique process, events oblique processes known as। हाँ भाई, एक बच्चा बनाने के लिए आप लोगों की बॉडी में इतना तो आप सब जानते ही हो, तो दूध पीते बच्चे नहीं, सब बड़े हो चुके हो, क्या क्या होता है आपकी बॉडी? लड़का है तो उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, लड़की है तो क्या होगा? चलिए उससे बच्चा हो जाएगा, तुम सब में हो रहा है, क्या तुम लोगों में से कोई बाप माँ बन चुका है? नहीं बन चुका। तो दूसरा क्या होगा? तो दूसरा क्या होगा? मेटिंग। मेटिंग के दौरान क्या होगा? मेल का सीमेन जो है फीमेल के वेजाइना में या फीमेल प्रकृति ट्रैक्ट में ट्रांसफर होगा। भाई सबसे पहले क्या होगा आपकी बॉडी में? हो रहा होगा, लेकिन आप अभी, आप लोग बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप सिर्फ एक स्टेज को कर रहे हो, प्रकृति इवेंट के सिर्फ एक स्टेज को क्या कर रहे हो? आप सिर्फ एक काम कर रहे हो, गैमेटोजेनेसिस। इसके आगे का काम ही नहीं कर पा रहे हो आप लोग, ड्यू टू ह्यूमन बैरियर। वही दूसरे जानवरों से तो सब करते हैं, ह्यूमन बैरियर की वजह से आप इसके आगे का काम नहीं करो। इसके आगे का नेक्स्ट काम क्या अगर कर लोगे? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ सीमेन, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसलिए नाम है इनसाइड। इंसेमिनेशन टर्म किसे बना है? इनसाइड सीमेन। किसके? वो इनसाइड मेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसलिए इसको टर्म को क्या देते हैं? लेकिन आप सबको पढ़ना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर मेल और फीमेल मेटिंग करे और मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी कॉन्डोम का इस्तेमाल करे, तो क्या उस को इंसेमिनेशन कहेंगे? नहीं, क्योंकि उस दौरान फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर सीमेन नहीं जाए। टू बी नोटेड, इंसेमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि सिंपली इंसर्शन ऑफ पेनिस इनटू फीमेल वेजाइना। इंसेमिनेशन का मतलब है सीमेन का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाना, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कहलाता है। दैट इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इंसेमिनेशन। सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब क्या हुआ? मेल और फीमेल, मेल का पेनिस फीमेल के वेजाइना में इंसर्ट हुआ, दैट इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। लेकिन अगर सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर हुआ तभी कहलाएगा इंसेमिनेशन। तो देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन होने के बाद अब देखो, एक फीमेल है, उस फीमेल का वेजाइना यहाँ पे है, यहाँ पे यूट्रस है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ओवरी, अब ये वेजाइना है, यहाँ पे सीमेन डाल दिया गया। तो ये सीमेन यहाँ से जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा, यहाँ से जब तक यहाँ नहीं पहुँचेगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर फ्रॉम हेयर टू हेयर, स्पर्म ट्रांसफर या गैमेट ट्रांसफर एट द साइट ऑफ। मान लो यहीं पे आया सीमेन और यहाँ से आगे जा ही नहीं रहा, सब इसमें मरा हुआ स्पर्म। सब स्पर्म क्या है? मरा हुआ। क्या वो बच्चा पैदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी फर्टिलाइजेशन होता है।
तीसरा इवेंट क्या होगा? गैमेट ट्रांसफर एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा? नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? तो नेक्स्ट इवेंट होगा फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्या होगा? जाइगोट फॉर्मेशन। क्या फॉर्मेशन? अब खाली जाइगोट बन गया, तो जाइगोट के फॉर्म में पैदा हुए, खाली जाइगोट बनने से थोड़े होगा। अब उस जाइगोट को पूरे 9 महीने लगेंगे एक कंप्लीट इंडिविजुअल को तैयार होने में। इस दौरान मान लो अभी जाइगोट बना 1 महीने के बाद, वो जो इम्ब्रियो है, वो इम्ब्रियो जो है ना किसी वजह से फीमेल के यूट्रस में नहीं था, मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन करा लिया, बच्चा थोड़े पैदा हो गया। रिप्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन ऑफ यंग वन। जब तक बच्चा नहीं पैदा हुआ, रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? इम्ब्रियोजेनेसिस। क्या होगा? इम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब इम्ब्रियो का बनना। नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? इम्ब्रियोजेनेसिस। और इम्ब्रियोजेनेसिस के लिए दूसरा टर्म इस्तेमाल होता है जेस्टेशन। और इम्ब्रियोजेनेसिस या जेस्टेशन में जो पीरियड होता है उसको कहते हैं जेस्टेशनल पीरियड। और इंसान में कितना है? तो इसमें पीरियड, इस दौरान जो पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं? जेस्टेशनल पीरियड। अब मान लो बच्चा बन गया 9 महीने का, अब वो निकल ही नहीं रहा। 2 तरीका है, या तो नेचुरली बच्चा निकल गया, या फिर डॉक्टर जो है ना ऑपरेशन करके निकालता है। हम लोग चूंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे नेचुरल बात करेंगे, सिजेरियन की बात नहीं करेंगे। तो नेचुरल बात में क्या होगा? नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? चाइल्ड डिलीवरी। इसको क्या कहते हैं? पार्चुरेशन या अब बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद जो है ना माँ जो है ना ओम शांति ओम वाली माँ है, वो दूध ही नहीं पिलाती है, न उसको डब्बा का दूध पिलाती है ना अपना दूध पिलाती है। क्या बच्चा जिंदा रह पाएगा? उसी वक्त उसके मुंह में ठूसने लगा जाए बिरयानी, चाहे वेज बिरयानी हो चाहे नॉन वेज बिरयानी, तो क्या बच्चा जिंदा रह पाएगा? उस वक्त बच्चे को या तो माँ का दूध या आर्टिफिशियल मिल्क जो भी होता है, या भैंस का गाय का दूध पिलाना पड़ेगा, तभी बच्चा सर्वाइव करेगा। तो रिप्रोडक्शन अभी भी नहीं कंप्लीट हुआ, बच्चे की परवरिश भी रिप्रोडक्शन का पार्ट है। भी तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज होगा। सब औरत बच्चा सब खूब रिप्रोडक्शन कर रही है और सब अपने बच्चा को पैदा करके छोड़ दे रही है, नदी में फेंक दे रही है। यार इंसान आज से तुम, मेरी बात मैं डोनाल्ड ट्रंप को बार बार कोट करता हूँ क्योंकि वैसे ही पागल वाली बात अभी बोलने जा रहा हूँ। सब लेडीज बच्चा पैदा करे, सब नदी में फेंक दे, रोड के किनारे फेंक दे, खूब पैदा करे, सब 10-10 पैदा करे, 8 पैदा करे और सब रोड के किनारे फेंक दे, तो क्या आज से 100 साल के बाद इंसान दुनिया में इंसान दिखेगा? नहीं दिखेगा। सब कोई बच्चा अपने से सर्वाइव कर पाएगा? सब मर जाएगा। रिप्रोडक्शन का मतलब नर्सिंग ऑफ बेबी भी होता है। और नेक्स्ट इवेंट क्या होगा? लैक्टेशन। ये भी किसका है? तो ये सारे इवेंट्स हैं किसके? रिप्रोडक्शन के। इंसान में मिटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, गैमेट ट्रांसफर एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, पार्चुरेशन। अब देखो, चलो मैं छोड़ता हूँ। आपके एनसीईआरटी में इसी बात को आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, अभी इसमें और भी बात है बताने का, बताऊंगा इस क्लास में, ठीक है ना। तो स्टार्ट है आज क्लास, ठीक है। और आप लोग एक काम करना, एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ लेना और पंचानन महेश्वरी के बारे में भी पढ़ लेना। तो बोटनी की बात है, अगर मान लिया तुम लोग को बोटनी वाले सर अगर बता देते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा, किसी भी चैप्टर खत्म होने के बाद बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उसको दोनों को पढ़ना जरूरी, ठीक है।